जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज एक मैराथन सेशन आप बच्चों के लिए हम लेके आए जिसमें आपका जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 35 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके साथ ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और जो आपके दिमाग में ये फोबिया है ना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बहुत वास्ट है, तो इसमें से क्या क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, मैं कोई टिप्स भी दे दूंगा आपको। वो वाले पोर्शन में अच्छी कमांड बना के जाना ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन मॉक टेस्ट जो अवेकनिंग क्लास में प्रोवाइड करते हैं उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस उठाए गए, तो इनकी हेल्प से हम जो है इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड आपके सिलेबस में मेंशन है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो सीडीएस जो है पहले वो कौन अपॉइंट हुए थे, पहले सीडीएस इंडिया के कौन अपॉइंट हुए थे, ये आपको बताना है। एडमायरल आर डी कटारी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जनरल बिपिन रावत और जनरल के एम करियप्पा। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के कौन से थे आप सबको पता है, जो एक प्लेन क्रैश में जो शहीद हो गए थे, कौन? जनरल बिपिन रावत। तो आपने याद रखना इनका आंसर क्या, ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया। अब इसी के साथ करंट अफेयर भी देख लेते हैं। अगर ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के, तो एट प्रेजेंट कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस कौन है एट प्रेजेंट इंडिया के? तो आपने याद रखना वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये नाम आपने याद रखना है। एक पेन नोटबुक लेके बैठो और जो जो मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ लिखते चलो, बहुत सी नई चीजें आपको यहाँ पर इस लेक्चर में सीखने में मिलेंगी। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो एट प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इंडिया के। ठीक है, अब ये बाकी जो ऑप्शन है इनको भी साथ साथ देख लेते हैं सर, तो कुछ मिलने को पढ़ने को ही मिलेगा हमें। देखो ऑप्शन ए जो एडमायरल आर डे, बेसिकली वाइस एडमायरल आर डे कटारी जो है ये पहले चीफ थे नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो नेवी के जो है पहले स्टाफ, नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया के नेवी के जो पहले चीफ हैं वो कौन से थे? एडमायरल आर डे कटारी। ये चीज आपने याद रखना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, इनका नाम भी आपने याद रखना। जैसे वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे ना पहले एडमायरल आर डे कटारी, इसी तरह पहले इंडिया के एयरफोर्स चीफ मार्शल कौन थे? एयरफोर्स के चीफ मार्शल कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो ये आपने याद रखना, पहले इंडियन एयर चीफ मार्शल कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, जनरल के एम करियप्पा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर योर एग्जाम में इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, तो फ्री इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? के एम करियप्पा। देखो इनके रिलेटेड आर्मी डे जो है ना, आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताना आर्मी डे जो है वो कब बनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। वहां पर के एम करियप्पा का ना नाम आएगा तो फिर आपको पता चलेगा। तो जनरल के एम करियप्पा जो है ये पहले कमांडर इन चीफ है फ्री इंडिया के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। तो क्या देखा हमने, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया जनरल बिपिन रावत, और एट प्रेजेंट कौन है जो आपने मेन याद रखना है, एट प्रेजेंट कमांडर इन चीफ जो है वो कौन है? मेजर अनिल चौहान। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, और एक और चीज, एक पॉइंट यहां पर और आप पेन डाउन कर लो कि पहले पर्सन जिनको परमवीर चक्र मिला था, कौन से ऐसे पहले पर्सन थे इंडिया में जिनको परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। तो एक और नाम आपने याद रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन है पहले परमवीर अवॉर्डी ऑफ इंडिया? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट गोल्ड इन एशियन गेम्स। अब आपका ना स्पोर्ट्स वाला जिक्र है वहां पर कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, स्पोर्ट्स का जो है वो नाम लिया गया, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको गोल्ड मिला एशियन गेम्स में, तो पहले इंडियन वुमेन जिनको गोल्ड मिला एशियन गेम्स में वो कौन है? कमलजीत सांडू और नीरजा भनोट, संतोष यादव या सरला ठकराल। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे। तो कौन है जिनको गोल्ड मिला एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम? तो कमलजीत सांडू। ये आपने याद रखना, कमलजीत सांडू को मिला था पहला गोल्ड जो है किसमें? एशियन गेम्स। ये इंडियन एथलीट हैं, तो एथलीट प्लेयर हैं और इनको पहला गोल्ड मिला एशियन गेम्स में। ये चीज आपने याद रखनी है, वुमेन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीरजा भनोट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये पहली वुमेन है जिनको अशोक चक्र के साथ सम्मानित किया गया। फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, नीरजा भनोट। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आपने देखी होगी। तो नीरजा भनोट जो है पहली वुमेन टू गेट अशोक चक्र, ये भी आपने याद रखा। नेक्स्ट इज संतोष यादव। संतोष यादव कौन है? पहली इंडियन वुमेन, ध्यान से सुनना, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस जो है वो क्या करा था? कवर करा था, क्लाइंब करा था। माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करने वाली पहली वुमेन कौन सी बनी थी? संतोष यादव। आप एग्जाम में ये भी पूछ सकता है तो पहली इंडियन वुमेन कौन सी थी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा था? ये आप सबको पता है, कौन? बचिंद्री पाल। कौन? बचिंद्री पाल पहली वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को
क्लाइम करा था। बट अगर आपको पूछे माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम करने वाली फर्स्ट वुमन कौन सी थी, वो संतोष यादव थी। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। देखो आई नो ये फैक्चुअल चीजें, बट आपको याद रखनी, मैं रिलेटेड इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि साथ साथ याद रहे। फॉर एग्जाम्पल पूरी हमने पहले आर्मी, एयरफोर्स और नेवी देखी, अभी हम स्पोर्ट्स वाली ही मैक्सिमम कवर कर रहे हैं। उसके बाद सरला ठकराल की अगर हम बात करें, सरला ठकराल क्या है, पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा था। तो पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा था सरला ठकराल। बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संतोष यादव जिन्होंने ट्वाइस जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा। बचिंद्री पाल पहली वुमेन बनी थी जिसने क्लाइम करा था। पहली एशियन गेम्स में गोल्ड किसको मिला था, कमलजीत सांधू सॉरी। और नीरजा बनोट जो है, नीरजा बनोट की बात करें, नीरजा बनोट जो है वो पहली वुमेन है जिसको अशोक चक्र के साथ सम्मानित किया गया था, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी सिलेबस में ना न्यूज़पेपर वगैरह वाला टॉपिक मेंशन है, तो देखो न्यूज़पेपर के किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादातर न्यूज़पेपर, एक तो अभी करंट वाले तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बट जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे न्यूज़पेपर थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनके देख लेना। रस्त गफ्तार, ठीक है, रस्त गफ्तार या रोस्त गफ्तार भी इसको बोलते हैं, गुजराती न्यूज़पेपर है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राम मोहन राय, अगस्तस हिके, दादाभाई नौरोजी या रविंद्र नाथ टैगोर। तो किसके द्वारा रस्त गफ्तार जो एक गुजराती न्यूज़पेपर है लिखा गया है, कौन लिखता था इस न्यूज़पेपर को, दादाभाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मॉडरेट रूलर थे, ठीक है। मॉडरेट जो है फ्रीडम फाइटर के, जो मॉडरेट से बिलोंग करते हैं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मॉडरेट जो थे वो नरम दिल वाले थे, मतलब वो इतना वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस वे चूज करते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, वो सारे एक्सट्रीमिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जो आपने याद रखने। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय की बात करें, इनका संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी एक, ये वाला, ये एग्जाम में पूछा जाता है, संवाद कौमुदी। और दूसरा मिरातुल अकबर, ये अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन लिखता था, संवाद कौमुदी और मिरातुल अकबर, ये किसके हैं, राजा राम मोहन राय के। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिके, पहला न्यूज़पेपर बंगाल गेजेट, ये आपने याद रखना है। जेम्स अगस्टस हिके का नाम रखना बंगाल गेजेट के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर, रविंद्रनाथ टैगोर किससे एसोसिएटेड है, कौन सा न्यूज़पेपर है, इंडियन मिरर, ये आपने याद है। एक बार पेन नोटबुक लेके लिख दो। और भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे ईस्ट इंडिया कौन लिखता था, अगर बोले ईस्ट इंडिया कौन लिखता था, हेनरी विवान डिजोरियो, तो ईस्ट इंडिया वो लिखते थे, हेनरी विवान डिजोरियो कौन सा लिखते थे, ईस्ट इंडिया, ये आपने याद रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर पूछता है। बाल गंगाधर तिलक कौन से न्यूज़पेपर लिखते थे, एक तो ये लिखते थे केसरी, जो ये केसरी न्यूज़पेपर था इनका, ये आता था मराठी लैंग्वेज में। केसरी किस में आता था, मराठी लैंग्वेज। दूसरा इनका न्यूज़पेपर है मरट्ठा, ये किस में आता था, इंग्लिश में आता, ये किस में आता था, इंग्लिश में आता। याद रखना, मरट्ठा मराठी में नहीं था, मरट्ठा इंग्लिश में था। देखो एग्जाम में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मरट्ठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा एक न्यूज़पेपर लिखते थे लंदन में, जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कौन लिखते थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कहाँ पे लिखते थे, लंदन में, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैडम बिकाजी कामा जो है वो लिखते थे वंदे मातरम, कहाँ पर, पेरिस में। मैडम बिकाजी कामा क्या लिखती है, वंदे मातरम, कहाँ पर, पेरिस में। ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़पेपर है, फ्रीडम स्ट्रगल एसोसिएटेड है। वैसे फ्रीडम स्ट्रगल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वो लेक्चर्स भी जाकर देख सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस है इंडिया की, संस्कृत, तेलुगु, तमिल या ऑल ऑफ द अबव। आपके सिलेबस में लैंग्वेज भी मेंशन है, तो इनमें से कौन सी जो है क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की, हमें बताना है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज पूछ रहा है, ऑफिशियल नहीं पूछ रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी इंडिया की, 22 लैंग्वेजेस हैं, 14 इनिशियली थी, बाद में हमने 8 ऐड करी हैं। बट क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया की कितनी है, 6। क्लासिकल लैंग्वेज सिर्फ 6 हैं, याद रखना। ये संस्कृत, तेलुगु, तमिल, ये तीनों ही क्लासिकल लैंग्वेजेस में आती हैं। संस्कृत, तेलुगु, तमिल। सबसे पहली वाली अगर आप पूछे क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी, सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया गया था तमिल को। कब किया गया था, 2004 में। तो पहली क्लासिकल लैंग्वेज वाज तमिल इन 2004। उसके बाद अगले ही साल संस्कृत को ऐड कर लिया गया 2005 में। और कौन कौन सी है, इसको छोड़ के कन्नड़ है, उसके बाद मलयालम है, ठीक है, मलयालम है। और उसके बाद कौन सी है, कितनी होगी, तेलुगु है एक, और आगे उड़िया। तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं आपकी। देखो 4 तो साउथ की आ गई, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये तो साउथ की आ गई। उड़ीसा की आ गई उड़िया, और संस्कृत आ गई नॉर्दर्न इंडिया की। संस्कृत साउथ में भी चलते हैं और नॉर्दर्न में भी है, ठीक है। तो ये आपने याद है, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज इट विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर 21, ओरिजिनली दे आर 14, दे वर 14 इन नंबर, बट बाय अमेंडमेंट्स वी हैव एडेड 8 more languages and at present we have 22 languages। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर करंट परस्पेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि इंडिया जो है G20 की समिट को होल्ड कर रहा था 2023 में, और आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी। और देखो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे लेक्चर्स मैंने आपके लिए डाले हुए हैं वहाँ पर,
आप जाके देखना, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन थे ना, रीजनल और वो इंटरनेशनल गए, उनके रिलेटेड लेक्चर आए हुए हैं। तो जाओ बेसिकली जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस एसआई वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें देखो। एक तो आपको एक चीज़ मैं बता के चलता हूँ, अब कुछ लेक्चर जो है मैं पहले रिकॉर्ड कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक असिस्टेंट के टाइम में कर रहा हूँ या VLW के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम, अगर वो आपके सिलेबस के साथ मिलते हैं, अगर उसका थंबनेल में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लिखा हो तो मैटर नहीं करता भाई। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज JKSSB, ये चीज समझो, एग्जाम वही कंडक्ट करिए। मैंने वो मटेरियल जो उसके लिए बनाया था वो इसके लिए भी रेलिवेंट है। सो थंबनेल पे ये मत देखा करो कि किस एग्जाम के लिए जा, फॉर एग्जांपल पता नहीं कौन सा एक टॉपिक कल परसों डाला था, उसमें गलती से ना पटवारी डाल दिया, वो पटवारी के सिलेबस में नहीं था, बाद में मैंने रिमूव कर लिया। देखो कई बार क्या होता है कि गलती से पढ़ जाता है, पहले किसी का नाम पढ़ा, आपने वो चीज़ मैटर नहीं करनी, आपने अपना सिलेबस सामने रखना है। सिलेबस तो पी जाना चाहिए पहले एग्जाम से पहले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखना है भाई ये सिलेबस का पार्ट है तो इसको कर देना, चाहे उसके ऊपर फिर स्टॉक असिस्टेंट लिखा हो चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं पिछले थंबनेल वापस जाके चेंज करूंगा सारे। आई होप ये चीज़ आप भी समझते होंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है G20? आपको याद करवाया था G20 के मेंबर, पहले आपको G7 याद करवाया था, उसमें एक ऐड करा था कौन, रशिया, तो क्या बन गया था G8, फिर G8 याद करवाया था, उसमें से बाकी 12 जो है ऐड करके आपको बताया था G20। देखो G21 हो गया क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया। पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोलेगा G20 में कितने मेंबर्स हैं, कंट्रीज कितनी है, तो कंट्रीज 91 है, प्लस यूरोपियन यूनियन था पहले, अब एक अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया। अफ्रीकन यूनियन को अभी रिसेंटली इंडिया की मेंबरशिप के टाइम ही ऐड किया गया, तो बेसिकली अब 21 मेंबर्स हैं। मेंबर्स 21 है G20 में, अभी कितने मेंबर्स हैं 21, कंट्रीज कितनी है 19, बाकी दो क्या है ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूरोपियन यूनियन, एक है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। G7 की बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना G20 कैसे बनता है। G7 मैंने आपको बताया था, अमेरिका में मैप के थ्रू बताया था, US और कनाडा ये दो थे, ठीक है। अमेरिका से ये दो को उठाया था हमने, बाकी यूरोप से 4 उठाई थी हमने। कौन सी उठाई थी, एक तो UK उठाया था, एक फ्रांस उठाया था, एक इटली था वहाँ पर, और एक जर्मनी था ना, ये 4 थे। ये कहाँ से उठाए थे हमने, सेंट्रल यूरोप से। फिर हमने अगर हम एशिया वाली तरफ गए, एशिया से एक था जापान, तो ये कितने हो गए 7, 2 और 4 6 और एक 7, और एक हमने रशिया थी G8, और G8 के बाद बाकी डाल के क्या बन गई थी G20 कंट्रीज, ठीक है। अब पूछा इनमें से कौन सी मेंबर नहीं है, इंडोनेशिया इज अ मेंबर ऑफ G20, मैक्सिको इज अ मेंबर ऑफ G20, टर्की इज अ मेंबर ऑफ G20, बट सिंगापुर इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सिंगापुर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, which of the following vitamin is also known as niacin and plays a vital role in many digestive tract function? अब आप बोलोगे सर आपके सिलेबस में विटामिन नहीं है शायद। देखो विटामिन नहीं भी है, बट विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि JKSSB विटामिन का कुछ ना कुछ पूछ ही लेती है। ऑल्दो डिजीजेस ही मेंशन, बट विटामिन भी पूछ लेगी, तो विटामिन देख के जाना। विटामिन के लिए मैंने लेक्चर डाला हुआ है, जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाना, उस लेक्चर को देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विटामिन है जिसको नाइसिन भी बोलते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेस्टिव ट्रैक के फंक्शंस के लिए, B1 B2 B3 B12। तो विटामिन में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, वो आप देख सकते हो, विटामिन B3, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? इनमें से कौन सा आइलैंड जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के, आपको पता है ना, इंडिया का हमारा प्यारा भारत जो है, अगर हम बात करें भारत की, भारत के साथ यहाँ पर कौन सा नेशन पड़ जाता है, श्रीलंका पड़ जाता है, ठीक है। भारत के साथ कौन सा पड़ जाता है, श्रीलंका पड़ जाता है। तो बेसिकली ये पूछा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, आपको बताना है कौन सा आइलैंड है वो। चारू दीवार, लाहा ग्रैंड या इलाहा ग्रैंड कुछ ऐसा बोलते हैं, कच्चा तिवु आइलैंड। तो बेसिकली वो कौन सा आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच है, कच्चा तिवु। इसके रिलेटेड इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलता भी रहता है, ये इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है, उस टाइम पे। बट यहाँ पर हमारे मछुआरे भी जाते हैं, तो कई बार श्रीलंकन जो उनके पेट्रोलिंग वाले उनको पकड़ लेते हैं, तो ये विवाद में रहते हैं। कच्चा तिवु आइलैंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका, रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये, ठीक है। अब ये चारों और दीवार जो है ना, ये दोनों जो है आइलैंड है मंडोवी रिवर के अंदर है। तो कहाँ पर है, मंडोवी रिवर के अंदर। और ये जो आइलैंड है ना इलाही ग्रैंड, ये कहाँ का है, ब्राज़ील का, कहाँ का है, ब्राज़ील का। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चारों दीवार याद कर लेना थोड़ा, कहाँ पर है ये मंडोवी रिवर है गोवा की। गोवा की लाइफलाइन किसको बोला जाता है, मंडोवी रिवर। रिवर्स एंड लेक सिलेबस में है ना, तो ये भी मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको कवर कर सकते हो। देखो ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में जाके फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन और रिवर्स लेक देख लेना, जिसने नहीं देखे हुए हैं, बाद में नहीं बोलना कि मतलब रह गया कोई क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ, आर रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ। इलायची की पहाड़ियाँ किसकी कंटिन्यूएशन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलायची की पहाड़ियाँ है कहाँ पर है। तो साउथ में, साउदर्न इंडिया में, वेस्टर्न घाट की एक्सटेंशन, साउदर्न इंडिया में सबसे लास्ट में ना यही होती है कार्डेमम हिल्स में। तो पूछता है कि ये ईस्टर्न घाट की एक्सटेंशन है, वेस्टर्न की नागा हिल्स मिजो। नागा मिजो तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, इनको तो काट ही दो, कौन सी है, ईस्टर्न की या वेस्टर्न की।
किसकी एक्सटेंशन है ये? वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट जहाँ एंड होती है सबसे लास्ट में ये आती है कार्डेमम हिल्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कर्नाटका में इनको बोला जाता है नीलगिरी हिल्स। कर्नाटका और जो तमिलनाडु वाला रीजन है ना, उसमें वेस्टर्न घाट्स कौन सी हिल्स की फॉर्म है? नीलगिरी हिल्स की। और केरला में कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? सबसे लास्ट में वेस्टर्न घाट में ये पड़ती है कार्डेमम हिल्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वेस्टर्न घाट की 2 इंपॉर्टेंट पीक्स आपने याद रखनी है, एग्जाम में ये भी पूछता है कि ये 2 पीक्स कौन से घाट्स में है, वेस्टर्न या ईस्टर्न में? एक है अनाईमुडी, याद कर लेना, एक है अनाईमुडी और दूसरी है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। इसी तरह से पूछता है महेंद्रगिरी कहाँ पर है? महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स में है ना, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस चेन है, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यू। भाई ईस्टर्न घाट से टूटी है, फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि यहाँ से रिवर क्रॉस होती है ना बीच से, तो ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकॉन्टिन्यू। ये भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030? इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है? एसडीजी गोल आपके सिलेबस में मेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, ठीक है। इनमें से कौन सा एसडीजी गोल नहीं है? तो आपको ना 17 के 17 एसडीजी गोल आपको पता है। देयर आर 17 एसडीजीज गोल, ठीक है। 17 गोल्स हैं हमारे। टारगेट पूछ ले तो 169 टारगेट्स हैं, ठीक है। 169 टारगेट्स हैं, 17 गोल्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं, जिनके बेसिस में हमने इनको टेस्ट करते हैं कि कितना हुआ है, ठीक है, इसमें कितना गोल अचीव हुआ है। तो 304 इंडिकेटर, 169 टारगेट्स हैं और 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले कौन से थे? मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। ये किसकी एक्सटेंशन है? पहले थे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2000 से लेकर 2015 तक चले। अब 2015 बेसिकली 2012 में जब हमारी सबमिट हुई ना रियो में ही, रियो डी जेनेरियो में एक सबमिट होती है, उसमें ये बोला गया यूनाइटेड नेशन मेंबर द्वारा कि हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाएंगे, जो 2015 में हम स्टार्ट करेंगे, 2030 तक उनको अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये कब? 2012 की जो रियो डी जेनेरियो की सबमिट थी वहाँ पर बोला गया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसमें जेंडर इक्वालिटी भी है, आपको पता है, जीरो हंगर भी है, गुड हेल्थ एंड वेलफेयर। स्पेस रिसर्च इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का स्पेस रिसर्च जो है वो पार्ट नहीं है। इसने नॉट पूछा तो कौन सा नहीं है? स्पेस रिसर्च, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी जो है एसडीजी 5 है, तो ये भी देख लेना इनका नंबर। ये भी शायद मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है एसडीजी पे, पता नहीं कौन सी प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने आपको याद करवाए थे कैसे हैं, ठीक है। तो 5वां है जेंडर इक्वालिटी। जीरो हंगर जो है वो सेकंड नंबर पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड वाला जीरो हंगर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग वो थर्ड है। और पहले वाला भी याद कर लो, पहला कौन सा है? नो पॉवर्टी। तो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। और स्पेस रिसर्च वाला इसका पार्ट नहीं है। देखो अगर आपको ये नहीं आते ना कौन से वाला कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको ना टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है ना, वहाँ पर ना एक फोटो शेयर कर दूंगा, उसमें डायग्रामेटिकली वहाँ पर बताया हुआ है, तो आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। पता नहीं कौन से कोई एकेडमी ने डाला हुआ है वो, ठीक है, सेंटर की कोई एकेडमी है, उनका फोटो ही लेके मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उसको रिवाइज करने में, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, हमारा टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर देयर? तो यूनाइटेड नेशन आपके सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ है, तो यूएनओ में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस चलती हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएनओ की कितनी है हमें बताना है, ठीक है। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? बोलोगे सर आप लैंग्वेजेस से बड़ा प्यार करते हो, कभी क्लासिकल पूछते हो, कभी ऑफिशियल पूछते हो, कभी यूएनओ की पूछते हो, तो इंपॉर्टेंट है यूएनओ की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। यही तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से स्कोर लिए जा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, इतना बड़ा फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन है, इतना बड़ा मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें से नंबर सिक्योर करना इज नॉट एट ऑल इजी। अगर मुश्किल कुछ भी पूछ सकता है, बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली एसडीजी लिखा हुआ है तो भाई एसडीजी के कहाँ से ही पूछ लेंगे वो? एसडीजी में खुद ही 15-16 चीजें सारी हैं, तो भाई उस टॉपिक को रटो। देखो मेरी बात सुनो, एक ना एग्जाम को निकालने के लिए जस्ट हार्डवर्क इज नॉट, हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड, ये तो मैं मानता हूँ, हार्डवर्क के बिना नहीं होता, बट जब पेपर पास हो रहा है तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क इस तरह से जो टॉपिक अब आपको नंबर दे सकते हैं ना जल्दी, आप उन पे फोकस करो। जिनका बहुत ब्रॉड सिलेबस है उस पर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है अब, ठीक है। ये चीज़ मेरी याद रखना, और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखा करो। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर अब एक वीक रह गया, क्या स्ट्रैटेजी रखने? भाई आपने पढ़ा, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई पहले आप उनको रिवाइज करो, ठीक है। उनको अच्छे, उनमें से गलती नहीं होनी चाहिए। आप जो आज पढ़ोगे वो गलत हो सकता है एग्जाम में, बट जो आपने पहले पढ़ा हो उसके गलत होने के चांसेस कम है, बट अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे फिर उसके भी चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो, जिन पोर्शन से नंबर निकाले जा सकते हैं उनको रिवाइज करो। जैसे सभी बच्चे करंट के पीछे भागते हैं, भाई करंट के पीछे मत भागा करो, इतना भी मत भागा करो करंट के पीछे। करंट के 1-2 क्वेश्चन आने, उन 2-3 क्वेश्चन के पीछे आप पूरा स्टैटिक पोर्शन छोड़ के जाते हो। करंट बहुत डायनेमिक है,
कोई पता नहीं एग्जाम सेट करने वाला कौन सा करंट पूछ रहे हो, जेकेएसएसबी तो कहाँ के पूछ लेती है उनका पता ही नहीं, 2022 की भी करंट ही समझती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। कौन कौन सी हैं देखो, सबसे पहले इंग्लिश, ये याद रखो, इंग्लिश है। एक फ्रेंच, ये 2 नाम तो पहले ही याद कर लो। क्यों इनको पहले याद करना है इसका भी रीजन बताता हूँ। इंग्लिश फ्रेंच होगी, देन वी हैव चाइनीज, कौन सी, चाइनीज भी है, देन वी हैव रशियन, देन वी हैव स्पेनिश, कितनी होगी 5, और फिर ना बाद में ये अरेबियन भी ऐड हुई थी ना, अरेबिक, ठीक है, कितनी होगी 6, 2 4 और 6, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन। बट अगर आपको पूछे कि जो वर्किंग होती है यूनाइटेड नेशन की वो कितनी लैंग्वेजेस में होती है, वो 2, मतलब जो अभी काम चलता है, काम 2 ही लैंग्वेजेस में चलता है, इंग्लिश और फ्रेंच में, ऐसे 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल 6 वर्किंग लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। यूएनओ क्या है, उसके हेडक्वार्टर सब पढ़ाया हुआ है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मैंने इस पे लेक्चर लाया था पूरा, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके ना अपने काम की चीज़ें पढ़ लेना, इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, रियल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। भाई रियल अकाउंट तो कोई नहीं होता। देखो अकाउंटेंसी से बाहर जाओ, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यार मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने डाल दिया क्रेडिट में, बट वो अकाउंटेंसी के हिसाब में डेबिट में आता था शायद, तो आप उस बेसिस में चल रहे थे। भाई ये अकाउंटेंसी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जस्ट एक पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। ट्रांजैक्शन हम बोल सकते हैं जितना भी, मतलब इंडिया में से बाहर या बाहर से इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड इवन सर्विसेज का जो हो रहा है या रेमिटेंसीज आ रहे हैं, उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें जो पैसा अंदर आता है इंडिया में उसको क्रेडिट करते हैं पॉजिटिव, और जो बाहर जाता है उसको डेबिट करते हैं नेगेटिव, बस इतना याद रखना है, इसमें कोई भी अकाउंटेंसी नहीं लगानी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा पार्ट में, बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक होता है हमारा करंट अकाउंट, ठीक है, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। इन डेप्थ मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ, थोड़ा यहाँ पर रिवाइज करवा दो। रियल अकाउंट इसका आंसर था, नॉट पूछा था ना, रियल अकाउंट इसका कंपोनेंट नहीं होता है। करंट अकाउंट में वो चीजें आती हैं जहां पर कोई लाइबिलिटी और एसेट की बात नहीं होती, आपको पता है, ठीक है। इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, मेनली 2 आती हैं। एक आता है विजिबल पार्ट इसका, विजिबल पार्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड वगैरह, अगर मैं गुड बाहर बेच रहा हूँ, कोई सामान बाहर बेच रहा हूँ, तो उसके लिए पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि जो पैसा अंदर आ रहा है इंडिया में, दैट इज नोन एज पॉजिटिव पार्ट, इट इज क्रेडिटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो क्रेडिट होगा। और हमारा एक्सपोर्ट, इसका मतलब अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, इससे क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। और दूसरा पार्ट था इनविजिबल पार्ट। देखो अभी आपको ना इतना इन डेप्थ समझ नहीं आएगा, इसके लिए आप वो लेक्चर देख लेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट करके लेक्चर। इनविजिबल में क्या आती है, जैसे सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी यूएस के बंदे को, तो भाई मैं कोई सामान थोड़ी बेच रहा हूँ उधर, मैं तो अपनी एजुकेशन की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे अगर यूट्यूब कुछ इनकम दे रहा है वो मेरे सर्विसेज को दे रहा है, ठीक है, वो भी एक करंट अकाउंट का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करो ट्रांसफर, अगर कोई बंदा वहां से मुझे कोई गिफ्ट भेजता है बाहर से, वो ट्रांसफर में आएगा, वो भी इनविजिबल का पार्ट है, ठीक है। और भी कोई इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई कंपनी वहां पर खोली है तो वो मेरा एसेट है, बट एक बार कंपनी खोलने के बाद में जो हर साल प्रॉफिट आता है वो तो करंट अकाउंट का पार्ट है। तो प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारे करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। बट अगर आप कोई फैक्ट्री, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो किसका अकाउंट का पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में आपने सपोज करो कोई बैंक अकाउंट खोला, आपने कोई कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदी या अपनी प्रॉपर्टी बेची बाहर वाली कंट्री में, तो ये सारे किसमें आते हैं, कैपिटल के पार्ट में, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी बिल। इंडिया में कौन सी पहली स्टेट थी जिसने जीएसटी बिल को पास कर। देखो जीएसटी क्या आया था, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करा था, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया था ना, एक एक्ट के थ्रू आया था, अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए। तो कौन सी इंडिया की पहली स्टेट थी जिसने पास करा था जीएसटी बिल, बिहार, राजस्थान, असम या पंजाब। तो कौन सी स्टेट थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, असम। देखो यार पहले खुद ट्राई करो इन क्वेश्चन के, अब आपका एग्जाम पास आ रहा है, आपको अपनी नॉलेज भी चेक करनी चाहिए, तो खुद पहले इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे। देखो कौन सी पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने पास करता है जीएसटी बिल, दैट इज असम, ये आपने याद रखना है। अमेंडमेंट पूछ सकते हैं कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 101st जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था हमारा जीएसटी, ये चीज़ आपने, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आर्टिकल 279A इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ के अकॉर्डिंग बोला गया था, एक होगी जीएसटी काउंसिल। क्या होगी, एक जीएसटी काउंसिल, जो भी जीएसटी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है वो जीएसटी काउंसिल लेती है। ये आपने, इसमें क्या होते हैं, स्टेट और सेंटर के बंदे होते हैं। सेंटर के बंदों की वोटिंग पावर 1/3 होती है, और स्टेट के बंदों की वोटिंग पावर 2/3 होते हैं। स्टेट के बंदे मतलब स्टेट जो मिनिस्ट्रीज भेजती हैं ना, अपने फॉरेन मिनिस्टर दिस दैट, इनकी जो है वोटिंग पावर 2/3 होती है, और जो सेंटर के मेंबर्स होंगे इसकी, उनकी वोटिंग पावर क्या होती है, 1/3। और मेजोरिटी के साथ कौन सी मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है, 3/4 मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है। ये जुलाई जो है 2017 को फोर्स में आया था ना जीएसटी हमारा, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक हमारे इंडिया में ड्यूल जीएसटी चलता है, कैनेडियन मॉडल, मतलब सेंटर अलग जीएसटी कंडक्ट कराता है सीजीएसटी, और स्टेट अलग करवाता है। बट अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है उस केस में कौन सा जीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। उस केस में ना सेंटर लगता है ना स्टेट, उसकी जगह क्या लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ऐसे
सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाता है सेंट्रल जीएसटी, अगर आप कोई सामान ले रहे हो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगा स्टेट जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा सेंट्रल जीएसटी, फिर वो बनता है टोटल टैक्स। बट अगर सपोज करो दो स्टेट्स के बीच में, इंडियन के बीच में ट्रेड हो रहा है, उस केस में हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। वो ना ही सेंट्रल जीएसटी होता है ना ही स्टेट जीएसटी होता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जीएसटी के लिए आपने एक और चीज याद रखनी है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फॉर एग्जांपल गुजरात ने कोई सामान बनाया अगर, और वो सामान अपना राजस्थान, अभी चल रहा है ना वो अंबानी की शादी चल रही है ना, तो जामनगर में, तो अगर जामनगर में कोई फैक्ट्री में गुजरात के कुछ बन रहा है और वो राजस्थान में बिक रहा है, ठीक है, अब ये जो टैक्स कलेक्ट होगा कि इसका पैसा किसको जाएगा, इसको पैसा जाएगा डेस्टिनेशन वाली स्टेट को, राजस्थान में जाएगा पैसा। अगर सपोज करो गुजरात में कोई सामान बन रहा है और राजस्थान में जा रहा है, तो जो इनकम टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट होगा, जीएसटी कैलकुलेट होगा, आईजीएसटी जिसे बोलेंगे, वो पैसा किसको जाएगा, वो डेस्टिनेशन वाली स्टेट को जाता है, राजस्थान को जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। बहुत पढ़ लिया हमने इसके बारे में। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो पीएम जनमन इंपॉर्टेंट है, करंट रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है, मतलब किसके लिए स्कीम जो है बेसिकली लाई गई है, आपको ये बताना है, ठीक है। जनरल कैटेगरी सिटीजन्स के लिए लाई गई है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखो एक होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, जैसे एसटीज हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, जिसमें गुज्जर्स, बकरवाल, पहाड़ीज, ठीक है, ये कौन से हो गए, ट्राइबल ग्रुप्स। अब एक हो गया पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स में भी ये ज़्यादा वनरेबल है, मतलब ये इनकी लैंग्वेज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, कल्चर खत्म हो रहा है, इनको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने पीवीटीजीज हैं, कितने ग्रुप्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, 75 जो लिस्टेड हैं। कितने हैं, 75। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होता है, याद रखो, इस नहीं तो किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी पीवीटीजीज, ठीक है। इनके लिए स्कीम लाई गई है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, वुमेन के लिए नहीं है, अर्बन पॉपुलेशन के लिए, पीवीटीजीज के लिए जो है प्रधानमंत्री जनजाति, नाम से ही पता चल रहा है, जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान जो है स्कीम लाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। मॉनसून बहुत अच्छे से बढ़ाया था, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से इक्वेटर से क्रॉस होकर आई हवाएं, ठीक है, यहाँ से ये जब क्रॉस करती है ये ऐसे साउथ वेस्ट मानसून की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ये केरला वेरला में बारिशें होती हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी होगी, यहाँ पर सारे होगी, ठीक है। अब यहाँ एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न, जब ये वापस आ रहा होता है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इधर से कुछ विंड्स आती हैं, वो यहाँ से पानी उठाती हैं बे ऑफ बंगाल से, और कई बार यहाँ बारिशें करवा देती हैं। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा जो साउथ वेस्ट से भी बारिशें लेता है और नॉर्थ वेस्ट से भी बारिशें लेता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, इसको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं यार, यहाँ पे गलत हो गया। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से आ रही है, वैसे नहीं आती, ईस्ट से आती है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मानसून नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। पूछा है कि इनमें से कौन सी पार्ट ऑफ इंडिया का है जो रिसीव करता है रेनफॉल साउथ वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट से भी। तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु की बात करें, ये आ गया ना तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु नॉर्थ ईस्ट से लेता है। जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, इसकी वजह से तमिलनाडु में बारिशें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, वो इधर बारिशें होने ही नहीं देती। तो तमिलनाडु जो है ये याद रखें, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिशें लेता है। उड़ीसा में साउथ वेस्ट से ही बारिशें होती है, नॉर्थ ईस्ट के टाइम में उड़ीसा एरिया में तूफान ही चलते हैं सिर्फ। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप इधर पड़ गए तो ये तो साउथ वेस्ट से ही लेगा, नॉर्थ ईस्ट तो इधर आएगा नहीं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉर्थ वेस्ट से भी लेते हैं जब इधर से आती हैं बारिशें, और जब साउथ वेस्ट से भी लेते हैं, और जब इधर से भी आ रही होती है नॉर्थ ईस्ट से, तब इनसे भी बारिशें होती हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए याद रखना, वो रिसीव करते हैं रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से भी, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारी मानसून है उनसे भी क्या करते हैं, बारिशें रिसीव करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट का पार्ट है ये, 2023 का, जेके से पुरानी पूछ लेती है। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद नोबेल इकोनॉमिक प्राइज, ठीक है, इकोनॉमिक के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है 2023 में। क्लॉडिया गोल्डिन, जोशियो एंग्रिस्ट, ग्यूडो इम्बन्स, या नन ऑफ द अबव। किसको मिला है इनमें से इकोनॉमी का नोबेल प्राइज। आपने आई होप नोबेल प्राइज सबने रिवाइज करें, अगर नहीं करें तो कर लो आज ही जाके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछ रहा है। 2-3 मैं अभी बता देता हूँ। क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीस के लिए नोबेल प्राइज किसका मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। नरगिस मोहम्मदी ईरान की है, इनको दिया गया है पीस का नोबेल प्राइज, ठीक है। लिटरेचर का किसको दिया गया है, लिटरेचर की फील्ड में दिया गया है नॉर्वे के जॉन ओलव फॉसी, इनको दिया गया है नॉर्वे के, ये नॉर्वे के, ठीक है।
देखो नॉर्वे के ओस्लो में पीस प्राइज दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और एक मैंने आपको इकोनॉमी का बता दिया, एक तो मोहम्मदी को बता दिया, नरगिस मोहम्मदी को मिला पीस के लिए, एक लिटरेचर का जॉन ओलिवर फॉसी का बता दिया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, सब करोगे इसका कमेंट। फिजिक्स नहीं करोगे ना तो एग्जाम में ये आ जाएगा, एक दो बार इसको लिखोगे ना, 3 है जिन बंदों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला है, याद करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, इन तीनों में किस किस को मिला ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये क्वेश्चन याद कर लो, सभी कमेंट करोगे। अभी रोको, वीडियो लेक्चर रोको, गूगल में जाओ, नहीं आता, इन तीनों को किस किस को मिला है लिखो और वहीं पर कमेंट सेक्शन में टाइप करो, तो दिमाग में फिक्स होगा। 3 नाम है इनके, ठीक है, जिन को मिला है, 3 को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो हिस्ट्री के ना क्रोनोलॉजी पूछते हैं, पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा फ्रीडम स्ट्रगल में। पहले क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट या कैबिनेट मिशन। अब पूछा है इनको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। पहले 2413 हुआ, 3421 हुआ, 3124 हुआ, 4331। देख लो एक बार, खुद देख लो। अभी हम लगा देते हैं इनको सीक्वेंस में, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, सीक्वेंस में लगाना है इनको। देखो सबसे पहले क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी 1942 के टाइम में ना, गांधी जी ने जब डू और डाई बोला था, क्विट इंडिया मूवमेंट तो तब आई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है, वेवल प्लान 1945 के टाइम में आया था। गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी उन्हें बोला था, बट इसने बोला था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कम्युनल लाइंस पे, तो ये माने नहीं थे, ठीक है। पुणे पैक्ट, हाँ पुणे पैक्ट 1932 में किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनमें बोला गया कि जो SCs हैं बेसिकली उनको क्या दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब वो खुद वोट करें और खुद ही जीतें। गांधी जी को लगा कि ये देश टूट जाएगा, वो पुणे में यरवाड़ा जेल में बैठे, वो अनशन में बैठ गए। तो फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर उनको बहुत सम्मान देते थे, वो आए एज अ शेड्यूल कास्ट के जो लीडर, उन्होंने उनसे बात करी, तो एक पुणे पैक्ट साइन हुआ, तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया गया, ना कि सेपरेट। ज्वाइंट इलेक्टोरेट मतलब जीतेगा सिर्फ SC कम्युनिटी का, बट उसको वोट सभी कम्युनिटी के लोग करेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ SCs ही वोट करेंगे, ठीक है, ये होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 के टाइम में कैबिनेट मिशन आया था, हमें पता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के मेंबर भी कई बार पूछ लेते हैं, कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन भी आया था एक, वो भी देख लेना उसकी डेट, और AV अलेक्जेंडर, ये 3 बंदे थे। AV अलेक्जेंडर जो कैबिनेट मिशन आया था, लास्ट में इसी के अकॉर्डिंग जो है वो बनी थी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाएगी। तो कैबिनेट मिशन 1946, पुणे पैक्ट 1932, देख ली ना। वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवल प्लान बोलते हैं 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, डू और डाई भी यहीं पर दिया था 1942। अब लगा लो ना, पुणे पैक्ट सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आया है क्विट इंडिया मूवमेंट 1, देन वी हैव शिमला कॉन्फ्रेंस 2 एंड देन वी हैव कैबिनेट मिशन 4। तो ये दो तो ईजिली आप कर सकते थे ना। देखो 1932 और 1942 कितना फर्क है, तो ये दो तो आप लगा देते। अगर 3-1 भी लगा देते, 3-1 भी लगा देते तो आपका आंसर निकल जाता। और आंसर कौन सा आपका, ऑप्शन C 3124, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ना दिमाग खोल के जो पढ़ी हुई है ना चीज़ें, सिर्फ रटना नहीं था ना, ये किसने दिया किसने, कई बार क्रोनोलॉजिकली और पूछा गया है, पीछे जो एग्जाम हुआ उनमें क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मोहिनीअट्टम केरला, छाऊ पुरुलिया, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, डांडिया जो है राजस्थान का, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपने कमेंट सेक्शन में बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन में देख लो, अभी इसको देखो और इसमें बताओ कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं। बहुत बार पढ़ाया हुआ यार आपको, मोहिनीअट्टम, सारे क्लासिकल डांस आपको बताए हुए हैं, कहाँ के कौन से, कुचिपुड़ी भी बताया हुआ है, कहाँ का है, ये दोनों तो बताए हुए हैं करेक्ट है। इन दोनों में से बताओ, डांडिया और छाऊ में से, ये दोनों करके बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं ना हम, ठीक है। वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर एक्सप्लेन हुआ था। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ब्रनलैंड कमीशन रिपोर्ट, फर्स्ट अर्थ समिट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इनमें से किस में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था, ये हमें बताना है, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रनलैंड कमीशन रिपोर्ट। देखो होता क्या है, 1983 की ये बात है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री में। 1983 में यूनाइटेड नेशन जो है एक वर्ल्ड कमीशन बनाता है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में, जिसको बोलते हैं ब्रनलैंड कमीशन। कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम है, मतलब ब्रनलैंड कमीशन का दूसरा नाम क्या है, यूनाइटेड वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये भी आपने याद रखा है, 1983 को इसको बनाया जाता है। ये पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करता है ये कमीशन। ये क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, एक ऐसी डेवलपमेंट, मतलब विकास, इस तरह का विकास
दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, मतलब आज की जनरेशन की को नीड्स को तो पूरा करो, बट डू नॉट कंप्रोमाइज विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। भाई अगर तुम सारा आज ही कंज्यूम कर जाओगे, देखो हमारे सर्वाइवल के लिए जितना हमें चाहिए ना, वो गांधी जी की एक बात याद आती है, देयर इज, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, देखो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ में एक स्टेटमेंट भी सीख लेते हैं। गांधी जी ने बोला था देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बहुत अच्छी स्टेटमेंट लगती है मेरे को गांधी जी की। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नथिंग फॉर एवरीवन्स ग्रीड, कुछ ऐसी करके थी, ठीक है। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, आपकी ज़रूरतों के लिए बहुत कुछ है, बट आपकी जो ग्रीड है ना, ग्रीड होता है मतलब वही लालच, चाहिए ही चाहिए, लालचीपन के लिए कुछ नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप लालच करते रहोगे तो पूरी उम्र अगर आप भरते भी रहोगे ना, आपकी एक जॉब लग जाएगी, दूसरी लग जाएगी, आपकी इनकम करोड़ में पहुंच जाएगी, तब भी आपको ना वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली। तो हमारी नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा है बट ग्रीड के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जो हमारी प्रेजेंट की जनरेशन की नीड को तो पूरा करे, बट हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड का भी ध्यान रखे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचा के रखना, ताकि वो भी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, भाई इन्वायरमेंट भी बचाओ, इन्वायरमेंट तुम डिस्ट्रॉय करो, हमारी फ्यूचर जनरेशन के कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेगी, सिर्फ ऑक्सीजन उनके लिए नहीं बचानी है क्या। तो बेसिकली इस कमीशन में ये बताया गया। अभी ना आप बच्चों के लिए ना ये जो मेरी बात है ना, वो बिल्कुल ऐसे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे पता है एक हफ्ता एग्जाम को रह गया, बहुत प्रेशर होता है इस टाइम पे कि सर मतलब सिर्फ पढ़ाओ सर, एमसीक्यूज के सिर्फ आंसर बताओ, ये क्या इतना टाइम वेस्ट करे हो। बट कई बार ना बीच में थोड़ा ना आप पूरा दिन ऐसे पढ़ के, तो थोड़ा ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एग्जाम्स के टाइम में ही ये बातें भी करने से हेल्प मिलती है। ऐसे तो मैं इतनी बातें करता भी नहीं हूँ, वैसे भी काम की बात ही होती है आपके साथ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया इज होस्टिंग G20 2023 का समिट इंडिया ने होस्ट करा, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ G20 2023? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, भाई ये भी इंपॉर्टेंट थीम है, ये देखना ये किसकी इंपॉर्टेंट थीम है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही थीम थी ना इस बार की G20 समिट की, वसुदेव कुटुंबकम जिसे कहा जाता है। G20 समिट भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था, इसकी इंपॉर्टेंट देख लेना, डेवलपमेंट क्या क्या थी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। हु इज द चीफ गेस्ट एट द 9th रायसीना डायलॉग 2024? तो 2024 में 9th रायसीना डायलॉग हुआ। रायसीना डायलॉग से ही पता चल रहा है, रायसीना कहाँ पर है, पहाड़ी है, कहाँ पर है, हमारे न्यू दिल्ली में, बेसिकली प्रेसिडेंट हाउस जहाँ पर है, यहाँ पर ही रायसीना। तो रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। इसमें इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? देखो रायसीना डायलॉग बेसिकली हम क्यों करते हैं, ये एक एनुअल हर साल कॉन्फ्रेंस होती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में, मतलब वर्ल्ड लेवल में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है। एक शंग्रीला डायलॉग होता था ना, पता नहीं कौन सी कंट्री है, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, वो करवाते थे, फिलीपींस है पता नहीं, उसके बेसिस में हम यहाँ पर करवाते हैं। उनके वहाँ संग्रीला डायलॉग होता है, हम इसको रायसीना डायलॉग बोलते हैं, मतलब जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। रायसीना हिल दिल्ली में होता है। इसको कौन करवाता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है एक, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यहाँ पर ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको बोल देगा, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनके साथ मिलकर करवाते हैं रायसीना डायलॉग। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी हुआ है। तो 9th रायसीना डायलॉग जो 2024 का, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? ग्रीक प्राइम मिनिस्टर कायरियाकोस मिट्सोकस, कुछ ऐसा नाम है यार, एस्टोनिया पीएम काजा कलस, पॉलिश पीएम डोनाल्ड टस्क, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज, ठीक है। तो कौन थे? ग्रीक के पीएम, ये जो नाम है क्राकियोस मिट्सोटाकिस, याद कर लो यार, एग्जाम में हमें बस टिक ही मारना है। तो ये हैं चीफ गेस्ट थे 9th रायसीना डायलॉग के, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। 21 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कन्वेंशन गेव बर्थ टू द IMF? कौन सी कन्वेंशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जन्म दिया था, हमें ये बताना। उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या शिमला कॉन्फ्रेंस? भाई शिमला कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया के साथ रिलेटेड है। बेसिकली ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड्स इज अ प्लेस इन न्यू हैम्पशायर USA, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में IMF और वर्ल्ड बैंक निकल के आए थे। तो IMF जो है बेसिकली 190 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपने याद रखना। ये क्या होता है कि अगर सपोज करो इवन जब इंडिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1990 में, तो हम IMF के पास गए थे लोन लेने के लिए। जब भी कोई डेट क्राइसिस आता है किसी कंट्री में, तो IMF से वो लोन लेता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो IMF के साथ एसोसिएटेड है, ये वर्ड भी याद कर लेना, ठीक है। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस किसके साथ आता है? IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएटेड है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो कल्चर का पार्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको आता होगा, नागालैंड, मिजोरम, असम या मेघालय। तो जो हमारा
हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, नागालैंड के साथ एसोसिएटेड है, ये पॉइंट आपने याद रखना। नागालैंड के साथ और कौन से हैं, देखो महोत्सव फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है, बहुत आगे पीछे भी मनाया जाता है, नागालैंड में मोस्ट स्पेसिफिक महोत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अंबुबाची मेला भी यहाँ पर जो है नागालैंड में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। असम में भी सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। असम के लिए बिहू, बिहू तो याद कर लो यार, बिहू कहाँ का है, असम का, बिहू कहाँ का है, असम का, ये याद कर लो। मकर संक्रांति जो हुई है ना अभी रिसेंटली, मकर संक्रांति जो है नॉर्थ इंडिया में तो होती है, बट याद रखना मकर संक्रांति के टाइम में इसको बोलते हैं बिगनिंग ऑफ उत्तरायण, ठीक है। मकर संक्रांति के टाइम में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के टाइम में 3 दिन का पोंगल फेस्टिवल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल फेस्टिवल कहाँ होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ऑन ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, याद कर लेना। ओनम कहाँ पर होता है, केरला का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ओनम, कहाँ का है, केरला। बाकी दिवाली शिवाली तो पूरे इंडिया में होती है, वो तो बताने की जरूरत नहीं। ओनम कहाँ का है, केरला का, ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद लोसार फेस्टिवल भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, अरुणाचल लद्दाख वाला। वंगाला फेस्टिवल कहाँ पर होता है, मेघालय में होता है, ये भी याद कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट मुझे अभी याद है मैंने आपको बता दिए, फेस्टिवल्स भी देख लेना, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, इन विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर द बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली एडिड टू द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्यों डाले, अब ये अमेंडमेंट पूछेंगे, कौन सी अमेंडमेंट, कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई। भाई देखो डोगरी है ना यहाँ पर, तो फिर पूछ सकते हैं ना, डोगरी आपकी यूटी की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इन कौन सी अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया गया था, हमें ये बताना है। 73rd अमेंडमेंट 1992, भाई ये कहाँ पर पार्लियामेंट ले आए सर, पंचायती राज है ये। 1/3 अमेंडमेंट तो अभी आई है, 101 तो अभी देख लिया जीएसटी वाला सर, ये 92nd अमेंडमेंट थी 2003 की, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया। मैंने आपको बोला था ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी कितनी थी, 14 ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फिर 8 ऐड हुई, इसी तरह अमेंडमेंट करके सबसे लास्ट अमेंडमेंट जो हुई थी ये 2003 की हुई थी, जिसमें 4 ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। ये जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बेसिकली 8th शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में पार्ट कौन सा है, पार्ट इनका 17th है, पार्ट 17 आर्टिकल भी बता देता हूँ, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, ये ना बोलो सर कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का जो लखनऊ सेशन 1916 का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे हमें बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना, एसी मजूमदार, मदन मोहन मालवीय या एनी बसंत। तो 1916 का जो इंपॉर्टेंट सेशन है ना, उनकी डेट्स याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है 1916 और कौन प्रिजाइड कर रहे थे। 1916 का लखनऊ सेशन, अंबिका चरण, एसी मजूमदार, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें मॉडरेट और सेपरेटिस्ट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है सेपरेट हो गए थे, वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है, पहली बात। दूसरा, मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था कि अब हम इकट्ठे जो है वो इशू उठाएंगे, ठीक है, फ्रीडम का। इसमें क्या हुआ था, बेसिकली जो आईएनसी है उन्होंने मुस्लिम की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली, बाद में वही फैक्टर बना था पार्टीशन के लिए। तो आपने याद रखें लखनऊ सेशन जो है 1916 का, वो एसी मजूमदार, ये पॉइंट भी आपने याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के इंपॉर्टेंट लीडर थे। मदन मोहन मालवीय, एनी बसंत, ये भी देख लेंगे आप, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इनमें से कौन से जो है कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। गांधी जी तो बने यार, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए, बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन, एक ही बार गांधी जी आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, बेलगांव सेशन जो है कब था, 1924 का, याद कर लेना। सुभाष चंद्र बोस बने सर, कब बने, एक सेशन हुआ था ना, कहाँ पर, हरिपुरा में सेशन हुआ था 1938 में, इसको इन्होंने प्रिसाइड करा। इवन जो 1939 का त्रिपुरी का सेशन भी यही जीते थे, बट ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे क्योंकि गांधी जी इनसे थोड़ा था, इनका कुछ हो गया था इशू वगैरह, तो नहीं बने थे ये, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले भी बने, बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं बने हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड इन्होंने नहीं करा, ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, हुआ था फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। सर ये अभी तो आपने बताया कि कौन पहले कमांडर इन चीफ थे फ्री इंडिया के, सर आपने ये बता दिया हुआ है, जनरल KM करियप्पा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, जनरल KM करियप्पा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, अब थोड़ा खींचते हैं ना गाड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, इनमें से कौन सी क्रॉप को गोल्डन फाइबर बोल जाता है, जूट, शुगर कैन, व्हीट या नन ऑफ द अबव। तो किसको गोल्डन फाइबर बोलते हो, जूट को यार। इवन तो इनमें से कोई फाइबर की बात हो रही है, तो इसमें से कोई कॉटन कूटन भी नहीं है, तो बेसिकली किसकी बात ही हो रही है, जूट की बात है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, इनमें से कौन सा इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, मतलब रिवर के अंदर ही पोर्ट, ऐसे तो ओशन के साथ ही पोर्ट होते हैं ना, बट ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। कलकत्ता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या ट्यूटिकॉन पोर्ट, ठीक है। तो ये देखो यार, ये मैंने मेजर पोर्ट्स के रिलेटेड एक लेक्चर लाया हुआ है, देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में ना,
जो टॉपिक आपके सिलेबस के रिलेटेड है वो ज़रूर देख के जाना। बहुत ही मेहनत कर करके वो ना हर एक एस्पेक्ट कवर करा हुआ है वहाँ पर, सच में आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, जो कोलकाता पोर्ट को इनलैंड रिवराइन पोर्ट बोला जाता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर में है? किशन गंगा रिवर का ही दूसरा नाम है नीलम रिवर। अगर आपको ये भी पता होता ना तो आपको ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है ना नीलम, जो ये बेसिकली इसी का दूसरा नाम है किशन गंगा, तो आपको पता चल जाता है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? नीलम रिवर पे, ठीक है। नुब्रा, शोक, रेटले क्या है बेसिकली? ये भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में चल रहा है, देख लेना कहाँ पर है, कौन सी रिवर पे है, ये आपने खुद देखना है, कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ आपको भी होमवर्क देता हूँ। निब्रा, शोक, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं आगे जाके, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर नहीं पूछ रहा है, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। सरोजिनी नायडू, कदम्बनी गंगोली, सुचेता कृपलानी या नन ऑफ द अबव। ये होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना। अब सरोजिनी नायडू जो है वो पहली वुमेन गवर्नर है किसी स्टेट की, ठीक है, और सुचेता कृपलानी जो है वो पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट की। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दोनों डाल गए यहाँ पर, तो आपने ना बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट वाज सुचेता कृपलानी और पहली वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट वाज सरोजिनी नायडू। अगर हम कदम्बनी गांगुली की बात करें, कदम्बनी गांगुली कौन थी? पहली फीमेल ग्रेजुएट, फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट। कौन? फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट वाज कदम्बनी गांगुली। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, उसका रोल बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको मैंने, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। आरबीआई इस्टेब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। सेकंड, आरबीआई मेंटेन्स अ करंट अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। उनके रखते हैं, मैंने आपको बोलता स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पैसा आरबीआई के पास ही रखते हैं ना, वो कहीं नहीं और रखते हैं, कोई स्टेट में थोड़ी आरबीआई का कुछ होता है, वो आरबीआई के पास ही रखते हैं। सर बेनगाल रामा राव वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है? आरबीआई, ये देखने में करेक्ट लग रही है बट इसमें एक गलती है। आरबीआई एक्ट जो है 1934 में नहीं आया था, 1934 में आया था, 1935 में नहीं आया था। ये एक्ट कब आया था? 1934 में। देखो छोटी सी गलती। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, मुंबई, प्रीवियसली कोलकाता में था, फिर मुंबई में शिफ्ट हुआ था। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, बैंक बैंक के पास पैसा खत्म, बैंक ने कहाँ जाना है? आरबीआई के पास जाना है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर इन इंडिया व फॉर्मली इंट्रोड्यूस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे इंडिया में? ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है आपको। मार्च 1990, जनवरी 1980, अगस्त 1947, जुलाई 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसे कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स भी इनको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइज करो इकोनॉमी को। लिबरलाइज करने का मतलब है कि भाई जो आपने इतने उनके ऊपर वो लगाए हुए हैं, बर्डन्स लगाए हुए हैं कि आपने पहले ये वाला क्लियरेंस लेना है, वो वाला क्लियरेंस लेना है, वो खत्म करो, प्राइवेट प्लेयर को आने दो, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड के साथ ट्रेड प्रमोट करो। इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये 1991 में आए थे। ये पूछ लेता है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, किसकी गवर्नमेंट थी? पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ये भी पूछ लेता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट रोल in this case of new economic reform. The balance of payment account record the inflow of foreign exchange. भाई पैसे जो अंदर आ रहे हैं, इनफ्लो आ रहा है कंट्री के अंदर, वो किस में रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये तो यार बता ही देना, क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट साइड में ऐड, डेबिट साइड में माइनस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। हु इज द फर्स्ट मैन टू ड्रा द मैप ऑफ द अर्थ? पहला मैन जिसने अर्थ का मैप जो है वो ड्रा करा था, वो कौन थे? टॉलमी, एनेक्समेंडर, एरिस्टोटल या नन ऑफ द अबव? तो किसने ड्रा करा था? एनेक्समेंडर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट वाज द इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023? जो ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट है 2023 की, उसमें इंडिया, देखो रैंकिंग पूछ लेना इंपॉर्टेंट। 2024 और 2023 में जो भी आए हुए हैं ना रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं उनकी रैंकिंग देख लें, इंडिया की क्या रैंक है, 79, 80th, 85th या 84। तो कौन सा रैंक मिला है इंडिया को? इंडिया का 80th रैंक है ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट ने, ये आपने याद रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया इन्होंने, देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस इंडिया के कौन थे, ये आपने बताना है। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे? जस्टिस हरिलाल, जेकी सुंदर कानिया, एच जे कानिया ना, आपने ऐसे याद रखा होगा एच जे कानिया से, ठीक है। तो एच जे कानिया। सेकेंड इज जस्टिस सुधीर रंजन दास, जस्टिस के सुब्बा राव, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। ये तो एट प्रेजेंट है और बहुत अच्छा काम करें। एट प्रेजेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, ये तो आपने याद रखना है। सबसे पहले कौन से थे? सबसे पहले थे जस्टिस
हरिलाल मतलब जेके सुंदर कानिया, मतलब जो जस्टिस एच जे कानिया, ये याद रखें, जस्टिस एच जे कानिया पहले थे और एट प्रेजेंट कौन से हैं, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट है किस तरह से पढ़ना है आपको मैंने बता दिया। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर जीके का जो पोर्शन है, 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुन लो, बच्चे बोलते हैं कि जीके का पोर्शन बहुत वास्ट है, कैसे करना है। देखो मैं आपको रिकमेंड करूँ आप कैसे करो। आप सबसे पहले ना, अभी आपकी जो हफ्ते की प्रिपरेशन वो इस तरह से होनी चाहिए, पहले जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन अच्छे से करो। 20 मार्क्स से इतना डायनेमिक नहीं है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आप फ्रेम कर सकते हो। इंग्लिश के पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर में ना मैं बहुत अच्छे लेक्चर लाए हुए हैं, इवन एमएस ऑफिस में ज़्यादा, और एमएस एक्सेस पे भी मैं ले आऊँगा एग्जाम से पहले। आप कंप्यूटर का वो पोर्शन देखो, ठीक है। इंग्लिश देखो जो पढ़ाई हुई है, ये ऐसे पोर्शन है। और इवन जो रीजनिंग वाला कंपोनेंट आ गया, साइंस का कंपोनेंट, बहुत अच्छे लेक्चर लाए हुए हैं साइंस। ये तो ऐसे ना, ये इतने डायनेमिक नहीं है, इनके सिलेबस पर्टिकुलरली मेंशन आप कर सकते हो। जीके का ये प्रॉब्लम है, जीके और करंट अफेयर बहुत बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है। उसमें भी कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, वो टॉपिक करो जो सीधे फॉर थर्मल न्यूक्लियर पावर। अगर आपको ना थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं उस पर भी लेक्चर ले आऊँगा। बट ये ऐसे टॉपिक है ना जो आपको नंबर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक फिक्स है कितने थर्मल पावर प्लांट होंगे, इनमें बड़ा छोटा कौन सा है, क्या किसकी क्या क्वालिटी है, देख लो बस, तो नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से तैयारी करनी होती है। तो जीके जो और करंट अफेयर्स के, बाकी करंट अफेयर्स में आप एक हफ्ता अपना पूरा वेस्ट मत कर देना। 1-2 वीडियो कहीं से देख लेना करंट अफेयर्स की, और जितना आ गया, नहीं आया तो वो क्वेश्चन छोड़ देना। बाकी स्टैटिक अच्छे से करना ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो डू 1 लाइक, इतना तो आप कर ही सकते हो। डिसलाइक का ऑप्शन भी होता है, दोनों में से कोई भी कर दो, बट इन्वॉल्वमेंट दिखाया करो। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। मैंने आपको फिजियोलॉजी, जिसको मेडिसिन बोलते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो पूछा है, वो बता देना। अब एक वीक बचता है, अगर कोई बच्चे हैं ना जिनको प्रेशर हैंडलिंग की प्रॉब्लम है, एग्जाम कैसे देना है, तो मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ऑल्दो ये मॉक टेस्ट आज लास्ट था 3rd में, बट ये हमारी वेबसाइट में पड़ा, कभी भी इनरोल कर सकते हो। ये दो लास्ट वाले 2 मॉक टेस्ट हैं, OMR बेस्ड हैं, तो आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस हो। किस तरह से इनरोल करना awakeningclasses.in वेबसाइट में जाके देख सकते हो। बाकी अगर नहीं समझ आए तो वीडियोज़ में जाना, यूट्यूब की वीडियोज़ में जाना। 5-6 दिन पहले मैंने एक 4-5 मिनट की वीडियो डाली हुई है, 10-12 दिन पहले, उस वीडियो को देख लें, वहाँ से आपको किस तरह से इनरोल करना सब समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।